अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ख़बर यह है कि इस वक्त तुर्की में मुजाहरे फूट पड़े हैं, लोग सड़कों पर निकल आए हैं और उनका मुतालबा जो है वो तैयब उर्दगान से है। और मुतालबा ये है कि आप फिलफौर अभी और इसी वक्त जो है वो इसराइल की ऑयल की सप्लाई जो है वो बंद करें। तो नाज़रीन, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि तुर्की खुद तो ऑयल एक्सपोर्टर है नहीं, तो फिर तुर्की के अवाम तैयब उर्दगान के ऊपर क्यों दबाव डाल रहे हैं कि आप जो हैं वो इसराइल की ऑयल की सप्लाई बंद करें। तो नाज़रीन, उसका बैकग्राउंड ये है कि जो इसराइल हैं और आज़रबाईजान ये बेहतरीन दोस्त हैं, इनके सफारती सतह पर बेहतरीन ताल्लुकात हैं, इनका एक दूसरे के साथ बेहतरीन कॉपरेशन जो है वो जारी रहता है। तो आज़रबाईजान जो है वो वाया टर्की इसराइल को जो है वो ऑयल सप्लाई करता है। तो आज़रबाईजान से ऑयल टर्की आता है, तुर्की से फिर होता हुआ वो मेडिटेरेनियन सी में पहुंचता है और फिर यहाँ से जो है वो इसराइल तक ये ऑयल पहुंचता है। और ये नाज़रीन आप जानकर हैरान होंगे कि इसराइल की जो टोटल ऑयल की कंजप्शन है, इसराइल का जो एनर्जी की टोटल यूजेज है, उसका 40% डिपेंडेंस जो है वो आज़रबाईजान के ऊपर है। तो अगर आज इस वक्त तुर्की आज़रबाईजान से आने वाले इसराइल की उस ऑयल को बंद कर देता है, रोक देता है, इस सप्लाई को जो है वहाँ पे कट कर दिया जाता है, तो इसराइल के अंदर जो है एक बहुत बड़ा एनर्जी का क्राइसिस आ जाएगा, एनर्जी का बहरान आ जाएगा। इनकी जो मामलात ज़िंदगी हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, कारोबार ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाएगा, एनर्जी की जो है वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा और ऑयल की प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगी। और एकदम से फौरी तौर पे इसराइल इतनी बड़ी जो ऑयल की खेप है वो दुनिया के किसी भी मुल्क से इतनी जल्दी, इतनी अर्जेंट बेसिस पे वो अरेंज नहीं कर पाएगा। तो फिर नतीजतन जो है वो इसराइल को घुटने टेकने पड़ेंगे। तो ये वो मुतालबा है जो तुर्की के अवाम जो हैं वो तैयब उर्दगान से कर रहे हैं, उनसे वो इस चीज़ की पुरजोर अपील कर रहे हैं कि आप फौरी तौर पे इस ऑयल की सप्लाई को रोकें, बंद करें, ताकि इसराइल जो है इसको घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके और गज़ा के मुसलमानों को ये मैसेज दिया जाए, ये पैगाम दिया जाए कि आप तनहा नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, तुर्की जो है वो आपके साथ खड़ा है। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या तैयब उर्दगान ये इतना बोल्ड स्टेप, इतना ब्लंट स्टेप कि जिसके बड़े जो है वो ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं तुर्की के लिए, तुर्की की इकॉनमी के लिए, क्या वो ये स्टेप ले पाएंगे? तो इसके ऊपर नाज़रीन मैं एक छोटा सा तजिया आपके गोशगुजार कर देता हूँ। तो नाज़रीन, तुर्की जो है और जो तैयब उर्दगान की क़यादत जो है वो वैसे तो इस्लाम के वो बड़ा डिफेंस में आते हैं, बड़े दिफा में आते हैं और जहाँ उनसे बन पड़े, जितना बन सके वो इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए और मुस्लिम ब्रदरहुड जो है उसकी बात करते हैं। और जो जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि उनसे जितनी वो एक लिवरेज ले सकें वेस्ट से, वो ले के जो हैं वो इस्लाम के दिफा के लिए और मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करने ज़रूर आते हैं, इस्लामिक ब्लॉक की बात करने जो है वो आते हैं, कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाते हैं और जहाँ कहीं भी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा हो, ज़्यादती हो रही हो, उसके ऊपर उनका एक अच्छा स्टांस होता है। एक आप कह लें कि बड़े ब्लंट वे में और आउट ऑफ द वे जाके जो है वो इस्लाम के और मुस्लिम ब्रदरहुड के दिफा में आते हैं। लेकिन तुर्की की मजबूरी ये है कि इनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और इनका जो महल वकू है और इनके जो इकनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं वो वेस्ट के साथ बड़े हद तक लिंक हैं। तुर्की नेटो का हिस्सा है, तुर्की यूरोपीय यूनियन का इत्तेहादी जो है और मेंबर जो है वो भी बनना चाहता है। तुर्की को जो है इनकी जो ट्रेड ज़्यादातर चल रही है वो सारी यूरोप के साथ चल रही होती है। तो तुर्की अपनी लोकेशन की वजह से, अपनी स्ट्रेटजिक इश्यूज़ की वजह से, अपनी इकॉनमी की वजह से कुछ जगहों पे जाके उसकी सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि वो ज़्यादा ब्लंट या ज़्यादा बोल्ड जो है वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जब भी तुर्की अपनी उस रेंज को क्रॉस करता है, उस बॉर्डर को क्रॉस करता है या उस रेड लाइन को क्रॉस करता है, तो फिर वेस्ट का दबाव जो है वो तुर्की के ऊपर बहुत बढ़ जाता है। वो इनके ऊपर पाबंदियों की तलवार लेके पहुंच जाते हैं, वो इनके ऊपर जो है वो बड़ा इनको मिलाइन करना शुरू कर देते हैं, इनकी इकॉनमी को डिफेक्ट और अफेक्ट करने की पूरी कोशिश की जाती है। और इस वक्त तुर्की की इकॉनमी बहुत सफ़र कर रही है, वहाँ पे इन्फ्लेशन ऑलरेडी 30% से तजावुज़ कर चुका है और उनकी जो करेंसी है वो, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उसकी हिस्ट्री की वर्स्ट परफॉर्मेंस चल रही है। उसकी वजह यही है कि तुर्की जो है ना वो इस्लाम के मामले पे ना फिर वो बड़ा बढ़ चढ़ के आता है, बड़ा एक स्टांस लेके आता है। तो उसको काउंटर करने के लिए तुर्की को जो है वो उस पिंजरे में कैद करने के लिए अक्सर
वेस्ट की जानिब से जो है वो तुर्की के ऊपर पाबंदियाँ लगाने का भी कहा जाता है, इनको जो है ना वो उस लिमिट में रखने की भी कोशिश की जाती है और जंजीरों में जकड़ने की भी भरपूर जो है ना वो कोशिशें की जाती हैं ताकि तुर्की जो है ना इसको यहाँ पे लिमिट करके रखा जाए। तो वैसे इस वक्त जो है वो तुर्की का गज़ा के ऊपर स्टांस बड़ा क्लियर है, वो बड़ा खुल के इसराइली जंगी जराइम की मजम्मत कर रहे हैं। गज़ा के मुसलमानों के हक़ में जो है वो इमदादी सामान भी वहाँ पर पहुँचा चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में भी उनके लिए आवाज़ उठा चुके हैं, खुद तुर्की के अंदर बड़े बड़े मुजाहरे हुए। और अभी रिसेंटली ये 2-4 दिन पहले की बात है, तैयब एर्दोगान ने सरकारी सतह पर इस्तांबुल के अंदर एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट और एक रैली का एहतमाम किया और इसको गवर्नमेंट लेवल पे खुद स्टेट ने इन्वॉल्व होकर उसको ऑर्गेनाइज़ किया और उसमें तैयब एर्दोगान ने खिताब भी किया, इसराइल की उन्होंने मजम्मत की। गज़ा के जो हमास के फ़ाइटर्स हैं उनको उन्होंने कहा कि जी ये फ्रीडम फ़ाइटर है, ये एक लिबरेशन ग्रुप है, इनको आप कभी भी एक दहशतगर्द जमात जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो जहाँ तक तुर्की से हो सके वो करता है, जितना उनके वो एक लिवरेज ले सकते हैं उस लिवरेज को ले के वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक हद है, एक लिमिट है। जब उसको वो तजावुज़ करेंगे तो फिर ये तुर्की की अपनी इकॉनमी के लिए बड़ा मसला होगा। अब यहाँ पे 2 अप्रोचेज़ हैं। एक अप्रोच ये है कि अगर आप तुर्की के स्टांस को दुनियावी पर्सपेक्टिव से देखें, एक दुनिया परस्त इंसान की नज़र से देखें, तो ठीक है जी, तुर्की को यहाँ पे बैकफुट पे हो जाना चाहिए, तुर्की को इसराइल की ऑयल की सप्लाई नहीं कट करनी चाहिए, अपने मुल्की मफादात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन जब आप यहाँ पे इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखते हैं, इस इशू के ऊपर एनालिसिस इसका करते हैं, तो फिर इस्लाम का स्टांस तो ये है कि आपने अपनी आइडियोलॉजी को प्रेफर करना है, अपनी आइडियोलॉजी को आपने टॉप पे रखना है, उसको प्रायोरिटी देनी है। जो भी आपके मादी मफादात होते हैं उनको अपने पसे पुश्त डालना है और बाकी जग का जो मामला है और फिर जो आपके मामलात को मैनेज करना है, ये सब कुछ जो है वो खुदा के ज़िम्मे होता है और उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ पे एनालिसिस डिफरेंट होगा। अगर आप इसको दुनियावी और मादियत परस्ती के एतबार से देखें, एक दुनिया परस्त इंसान के हिसाब से इस सारी सूरत हाल का एनालिसिस करें, तो फिर एनालिसिस जो है वो डिफरेंट होगा। तो तैयब एर्दोगान जो हैं उनके बारे में आप कह सकते हैं कि वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और तुर्की का जो रोल है वो बहुत सारे इस्लामी ममालिक से बहुत मुख्तलिफ है और बहुत बेहतर है। अगर आप बाकी अरब स्टेट्स को देखें, बहुत सारे बड़े बड़े इस्लामी ममालिक बड़े बड़े रिसोर्सेज, वसाइल और ज़खायर के साथ जो है वो गज़ा के मामले के ऊपर खामोश हैं, बोल ही नहीं रहे, लब कुशाई कर ही नहीं रहे, डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन उन सब के कंपेरिजन में देखें तो तुर्की का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, वो उनसे बेहतर है। लेकिन अगर आप इस्लाम की कसौटी के ऊपर जाके परखें तो फिर मेरे ख्याल में सारी फेल हो जाते हैं। तो ये नाज़रीन कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। तो अब लगता यही है और प्रेडिक्टेबल भी यही है और हकीकत के ज़्यादा करीब तर एनालिसिस यही है कि तुर्की ये इतना बोल्ड स्टेप, इतना ब्लंट स्टेप जो है वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि वेस्ट जो है फिर उनके ऊपर चढ़ दौड़ेगा, उसके ऊपर पाबंदियाँ आयद कर देगा, उनकी जो है वो ट्रेड रुक सकती है, मुमकिन उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। तो इसलिए इस मूव की जानिब तो तुर्की नहीं बनेगा। लेकिन ओवरऑल जो एनालिसिस है और जो तुर्की का किरदार है और कहाँ तक वो लिवरेज ले पा रहे हैं और कितनी उनकी सिचुएशन कम्प्रोमाइज़्ड है, वो सारा का सारा मैंने आपके सामने रख दिया है। तो नाज़रीन फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ों व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।